हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि इसका कंडीशन क्या होगा। दो वेक्टर को तभी आप ऐड कर सकते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इसको आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ए फोर्स है तो बी भी आपका फोर्स होना चाहिए, है ना। अगर ए फोर्स है, दूसरा क्या हो, मोमेंटम हो, तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो पहला कंडीशन यही होगा कि आपका सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दो लॉ होता है। पहले को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, पहले को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो टाइप का यहाँ पे होता है। पहला को बोल रहे हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरे को बोल रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, और उसका जो वैल्यू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला ए वेक्टर होगा, है ना, उसका हेड कोइंसाइड करेगा बी के टेल के साथ, ठीक है। और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए का टेल और बी के हेड को अगर हम मिलाते हैं वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ए प्लस बी के बराबर होता है ना। अगर उसका किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स ए एंड बी है, तो उसका थर्ड साइड जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ए प्लस बी के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ए हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से क्या हुआ, इधर गया, है ना। तो अगर वो बी है, ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट करते हैं, दोनों पॉइंट को मीट कराते हैं, वही क्या होता है, आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है, कोई ए वेक्टर है, पहला इस डायरेक्शन में गया, फिर क्या हुआ, ये टर्न हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज कर गया, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, टेल ऑफ द ए वेक्टर टू दी हेड ऑफ द बी वेक्टर, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो इसको ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसके दो साइड को ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, जिसका वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। या उसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ वेक्टर ए, इफ हेड ऑफ वेक्टर ए coincide with tail of vector b, then r is equal to a प्लस b। r क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी, कहाँ से, फ्रॉम द टेल ऑफ a वेक्टर टू द हेड ऑफ बी वेक्टर, ये होगा। आर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है।
चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल से भी समझ गए। दो साइड अगर आपका एक साइड ए है दूसरा बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर होगा, जो ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपका वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, देखिए अगर आपका एक वेक्टर क्या है ए है और दूसरा वेक्टर क्या है आपका कुछ ऐसा यहाँ से है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर दूसरा आपका बी वेक्टर है तो अगर आप पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, बी को आप पैरेलल इधर लाएंगे आप, ठीक है ना, और ए को इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप। ए हो गया, ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इधर ए हो गया, ए बी हो गया, इसको बी बोल सकते हैं आप, इसको ए बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इसमें क्या होगा कि अगर कोई दो साइड्स किसी भी पैरेललोग्राम का दो साइड्स है पैरेललोग्राम का, अगर वो क्या है ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो जो इसका डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है ना, तो अच्छा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स होगा वो यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, हेड्स जहाँ कोइंसाइड करेगा दोनों वेक्टर का। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि इफ वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द sides of the parallelogram, then the diagonal will be resultant of the given vectors A and B, है ना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द coinciding of tails to the coinciding of heads of the two vectors। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा है ना वो क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। इसका डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन द डायगोनल विल बी रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फ्रॉम द कोइंसाइडिंग ऑफ द टेल्स टू द कोइंसाइडिंग ऑफ हेड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब ये जो रिजल्टेंट हो रहा है क्या है, ए और बी के टेल के जहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ए का टेल ए है, बी का टेल ए है, यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ से शुरू होगा कहाँ तक, जहाँ ए का और बी का हेड कोइंसाइड कर रहा है, दोनों को मीट करा देंगे। ठीक है ना, वो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए एक डेरिवेशन निकालते हैं हम, एक डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन निकालते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके पास जो अभी आज तक आपने पढ़ा है कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, है ना। अगर दो वेक्टर आपका गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन अगर आप उसको मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालना चाहें
तो उसके लिए क्या डेरिवेशन होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए है ये, दूसरा भी मैंने बताया था कि आपका मान लेते हैं ये क्या है, बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ए वेक्टर बी, तो ए भी क्या होगा, ए भी बी वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, ए वेक्टर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए आप, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो देखिए अगर ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो आपका जो ए एंगल मिलेगा दिस वन, ए कितना होगा, ए भी आपका थीटा होगा, ठीक है। ए भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है, ये आपका बी है ना, तो बताइए ये जो आपका बेस होगा इस ट्रायंगल का, और ये जो आपका हाइट है ये क्या होगा इस ट्रायंगल में, अगर हम बात करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम का, एक क्या होगा, दिस वन क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। बताइए ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। आर का वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में। देखिए आप इस वाले ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये रिजल्टेंट है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है राइट एंगल में, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बेस का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए हाइट बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ऐसा हो सकेगा, क्योंकि ए ट्रायंगल में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये बेस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हाइट है तो बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर का बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका क्या वहाँ मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा वहाँ पे बी स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर, क्या बच गया, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से होगा, आर को हम मॉड आर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से आपको मिल गया आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा। बताइए, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसको ध्यान रखना है। अब मैं निकालता हूँ कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, जो ए वाला एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है। क्या एंगल है, हमने मान लिया अल्फ़ा एंगल है। ये थीटा क्या था, लिख लीजिए आप, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, और अल्फ़ा क्या लिया हमने, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट आर, ठीक है ना।
तो ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, और अल्फ़ा क्या है, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, ए वाला एंगल है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपने यहाँ से निकाल दिया इसका रिजल्टेंट को, मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, इसका अगर डायरेक्शन निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस ट्रायंगल में देखिए, सेम ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होगा, बताइए, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा एंगल मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से क्या मिल गया आपको, डायरेक्शन मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ इसमें केस लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट मान लेते हैं कि इफ़ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर आपका थीटा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, अगर ये दोनों के बीच का एंगल क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए। आर वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा, आप बताइए यहाँ से देख के, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर थीटा 0 है तो आपको वैल्यू जो मिल रहा है a प्लस बी मिल रहा है, मतलब ये जो आपका a वेक्टर है और b वेक्टर है, ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, मतलब एक ही लाइन पे आ जाएगा दोनों। मतलब अगर a वेक्टर a ऐसा है ना, तो b भी क्या होगा, यहीं पे a लाई कर रहा है, ये आपका b वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अगर a वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, b वेक्टर हो गया, है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0, या बोल सकते हैं पैरेलल। अगर वेक्टर a क्या हो, वेक्टर a इस पैरेलल ऑफ वेक्टर b, तो भी क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, है ना। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही लाइन पे आ गया, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। तो वैसे केस में आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है ना। सिंपली देखिए, वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो हमने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर का टेल और दूसरे के हेड को मिला दीजिए, तो a वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर r हो जाएगा। बताइए, मैं जो भी बताया था रूल ट्रायंगल में, क्या ना, अगर आपका वेक्टर a ऐसा है, दूसरा ये वेक्टर b है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है ना। तो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, पहला का टेल और दूसरे का हेड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या, आर वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ना। बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। मतलब फार्मूला से भी आप निकाल देंगे तो भी आपको ए प्लस बी मिलेगा, और सेम डायरेक्शन है दोनों का, है ना। और दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आर इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए यहाँ से आपने इसका टेल शुरू किया और यहाँ के हेड तक जाएंगे, तो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। चलिए उसी टाइप से अगर मान लेते हैं केस 2 लेते हैं, आप केस 2 लीजिए। केस 2, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, मतलब क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपका थीटा 180 डिग्री होगा, है ना, तो वैसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, बताइए,
इसका वैल्यू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आपने ले लिया थीटा इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो बताइए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और cos 180 कितना होगा -1 है ना, ये होगा -2ab। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला आपको है ना, ये मिल गया a माइनस बी के बराबर। ठीक है, देखिए अगर आपका पैरेलल था तो क्या मिला आपको a प्लस बी, और एंटी पैरेलल हो गया तो क्या मिल गया a माइनस बी। एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लें वेक्टर a इधर जा रहा है, वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर क्या है b है, आपका b वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सॉरी जो दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वेक्टर r का जो वैल्यू मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो मिलेगा a माइनस बी के बराबर होगा, और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, तो एंटी पैरेलल के केस में आपको वैल्यू क्या मिलता है a माइनस बी, इसको मॉड ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका a यहाँ पे ज़्यादा है, हो सकता है कि a कम हो b ज़्यादा हो, है ना, इसलिए यहाँ पे हम मॉड लेते हैं ले। तो r जो वेक्टर होगा इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या मिलेगा a माइनस बी का मॉड मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलिए तीसरा, अगर हम लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हाउ मच, अगर हम थीटा इक्वल टू लेते हैं 90 डिग्री, केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्या है और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर ए है वेक्टर बी आपका परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्टेंट का वेक्टर वैल्यू कितना मिल जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो cos यहाँ कितना हो गया 90, ये हो गया टर्म 0, क्या मिल जाएगा √a² प्लस b², ये हो गया r रिजल्टेंट का वैल्यू है ना। तो यहाँ से जो r मिलेगा आपको वो मिलेगा √a² प्लस b²। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है, यहाँ जो आप वेक्टर ले लें वो क्या है परपेंडिकुलर है, आप ऐसा बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं अगर दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, तो उसके बीच का जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है। आप इसको अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल आप रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा और ऐसा, कि एंगल हमेशा क्या होगा, एंगल जो लेते हैं दोनों के टेल के बीच में लेते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना, जब भी एंगल लेंगे तो दोनों के टेल के बीच में लेंगे। ठीक है, तो आपको जो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो आपको मिल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू √a² प्लस b²। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है कि अगर थीटा आपका था 0 डिग्री तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था, कितना मिला था a प्लस बी, और अगर थीटा आपका 180 डिग्री था एंटी पैरेलल तो क्या मिल रहा था आपको, तो आपको मिल रहा था a माइनस बी, है ना। तो अगर 0 डिग्री है तो मिल रहा था a प्लस बी, और आपका एंटी पैरेलल था तो क्या मिला था a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, और इधर मिला था a प्लस बी। तो देखिए आपका जो वैल्यू लाई करेगा यहाँ पे, और जो 90 डिग्री है वो मिल रहा है √a² प्लस b²। तो √a² प्लस b² इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाई कर रहा है। तो ध्यान देना है कि आपका जो मिनिमम वैल्यू मिलता है जब आपका टू वेक्टर्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है जो जब आपका दो वेक्टर क्या होता है आपका पैरेलल होता है, और मिनिमम वैल्यू कब मिलता है जब आपका दो वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो आपका यहाँ जो लाई करेगा ये लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, ये जो वेक्टर का वैल्यू लाई कर रहा है मिनिमम a माइनस बी से a प्लस बी। a प्लस बी कब मिला, जब पैरेलल वेक्टर था, a वेक्टर क्या था पैरेलल था b वेक्टर का। ठीक है,
और a माइनस बी कब मिला, जब a वेक्टर और b वेक्टर एंटी पैरेलल था, है ना। तो कोई भी वेक्टर का जो वैल्यू लाई करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट का, वो हमेशा इससे बड़ा होगा